हम आए हैं अपने ऑफिस से दिल्ली को क्रॉस करके अपने गेस्ट से मिलने। ही हैज़ ओवर 20 years of experience in the market। मैं देखता हूँ कि लोग अंडर इन्वेस्टेड रहते हैं, जो उनकी नेटवर्थ होती है, जो उनकी कैपेसिटी होती है। उन्होंने 15,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के लिए ट्रेन किया है। कि जिस तरह भगवान तक पहुँचने के बहुत रास्ते हैं, वैसे ही बाजार में पैसा कमाने के भी बहुत सारे रास्ते हैं। और आज हम सीखेंगे कि उन्होंने अपनी पर्सनल वेल्थ कैसे बनाई। देखिए, एक अंग्रेजी में कहावत है कि इफ़ यू कैन काउंट यू आर नॉट रिच इनफ। तो चलिए आज मिलते हैं मिस्टर कुणाल सरोगी से। लेट्स गो। इस पूरी जर्नी में क्या माइलस्टोन्स रहे? पहला करोड़, पहला प्रॉफिट, पहला लॉस। पैसा बहुत हो गया है, अब काम वाम नहीं करेंगे, अब आराम करेंगे। कैन वी टॉक अबाउट व्हाट डज योर नेटवर्थ लुक लाइक टुडे? कभी सोचा भी नहीं था कि हम यहाँ पहुँचेंगे और इस तरह की वेल्थ क्रिएट होगी। 650 रुपये मैंने पहले ट्रेड में कमाए थे। ये एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा पोर्टफोलियो इतना बड़ा हो जाए कि उसके डिविडेंड से हमारा काम चल जाए। एक समय था, मुझे याद है, लोग डिविडेंड के लिए शेयर खरीदा करते थे। आज डिविडेंड कितना है कोई पूछता ही नहीं। अगर आप अपनी यंग एज में अपनी सेविंग्स का एक बड़ा हिस्सा इक्विटी में डालते हैं तो एक समय आता है जब आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता है। आप सोचते हो अपने रिटायरमेंट के बारे में? जिस दिन निफ्टी गिरा होता है उस दिन लगता है कि एक बेकार प्रोफेशन है। ये क्या कोको वॉच दो। On your LinkedIn, it says that you're a SEBI registered RA, you're a tutor, a YouTuber, a momentum investor, a trainer, and also a CEO. I had to read to list everything that you're doing. So tell me about this. What has your journey been like so far? See, my journey revolves around the market. तो मतलब अगर आप एक बहुत सारी चीज़ें हो गई, लेकिन अगर आप कुल मिला करके देखें तो मैं शेयर बाज़ार के अलावा कुछ खास करता नहीं हूँ, उसके अलावा कुछ खास आता भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट। तो मेरा जीवन जो है वो बाज़ार के आसपास ही घूमता रहता है। तो देखिए, मेरी जर्नी शुरू हुई विद इन्वेस्टिंग, दैट इज़ माय पैशन, दैट इज़ व्हाट आई डू मेन लाइन। और बाज़ार में मेरी रुचि शुरू हुई जब मैं बहुत छोटा था, मैं स्कूल में था, उस समय मेरी मदर इन्वेस्ट किया करती थी। तो मैं अपनी मदर को देखता था, तो वो उस ज़माने में क्या होता था कि वो फॉर्म आते थे, शेयर सर्टिफिकेट होते थे, उस पर एक फॉर्म आपको लगा करके ट्रांसफ़र के लिए भेजना पड़ता था। तो वो ख़रीदती रहती थी शेयर्स, और शेयर भी फ़ोन पे ख़रीदती थी। 2-3 दिन बाद उसका पता लगता था किस भाव पर आए हैं, और उसके बाद फिर उसके ट्रांसफ़र के लिए हम उसका करते थे। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट जो है, जब मैं उनको देखता था तो मेरी रुचि उसमें आई। मैंने तय किया कि भाई बाज़ार मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगते थे, और आप किसी भी पूंजी से शुरू कर सकते हैं, इतनी जल्दी पैसा बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो कि एक नए व्यक्ति को एक्साइट करती हैं, वही चीज़ें मुझे भी उस समय एक्साइट करती थी। तो दैट इज़ हाउ आई गॉट इनटू द मार्केट्स। Okay. और फिर तब से देखिए जर्नी चली रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इस पर इससे संबंधित मैं कहना चाहता हूँ कि भाई देखिए, कभी आप निफ्टी का ईयरली चार्ट देखिए। तो ईयरली चार्ट वो होता है जिसमें एक कैंडल एक साल के डेटा को दिखाती है। जी। तो अगर आप जैसे मुझे बाज़ार में 25 साल हो गए हैं रफली, तो फ्रॉम 2000 टू 2026, तो अगर आप देखिए पिछले 25 सालों के 25 कैंडल्स आपको नज़र आएंगे। तो आप देखेंगे कि भाई बाज़ार तो एक तरफा यूं वर्टिकल बढ़ा है, तो मतलब बिल्कुल वर्टिकल राइज रहा है। उसके बावजूद भी लोग मुझे मिलते हैं, कहते हैं भाई हमें बाज़ार में पैसा नहीं बना। तो अभी हाल में मैं किसी एक सम्मेलन में था, तो वहाँ एक सज्जन आए, तो कहते हैं भाई मैं 30 साल से बाज़ार में सक्रिय हूँ। तो मैंने कहा साहब आप 3 साल से हैं तो बहुत पैसा बना होगा। तो कहते हैं सर नहीं, 30 ईयर्स में आई हैव नॉट मेड टू मच मनी। जो भी प्रॉब्लम्स आई, कभी पैसा बना ही नहीं। पहले हर्षद मेहता में नुकसान हो गया, उसके बाद केतन पारेख वाला हुआ, तब नुकसान हो गया, फिर 2008 के मेल्टडाउन में नुकसान हो गया, फिर 2016 के फॉल में नुकसान हो गया। तो गिरावट में नुकसान होते रहे, लेकिन जो तेज़ी आई उसमें मैं हिस्सा नहीं ले पाया। तो इसका मतलब ये है कि बाज़ार में इतना समय देने के बाद भी अगर पैसा नहीं बना है, तो इसमें गलती देखिए बाज़ार की नहीं है। बाज़ार तो एक तरफा बढ़ा है, उसके बावजूद भी अगर आप नहीं कमा पाए हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कोई दोष है। हाँ। तो ये जो जर्नी है, लकीली फॉर पीपल जिन्होंने सही समय से बाज़ार में जुड़े हुए हैं, यानी कि पिछले अगर 20 सालों से आप मार्केट को देख रहे हैं, तो बाज़ार तो देखिए एक तरफा बढ़ा है। और ऐसे बाज़ार में अगर आप पैसा नहीं कमा पाएंगे तो कौन से बाज़ार में पैसा कमाएंगे, ये आपको सोचना है। क्योंकि जब सीधे बढ़ते हुए मार्केट में आपसे पैसा नहीं बन रहा है, तो जब बाजार रुक जाएगा या नीचे आने लगेगा या साइडवेज हो जाएगा, उस समय आप कैसा पैसा कमा पाएंगे। बिल्कुल। तो बाजार बहुत उदार है, बहुत पैसा बनाने को है। और लकीली मतलब देखिए, हम भारत में हैं, एक ऐसे समय पर हैं जब हमारी इकॉनमी इस तेज़ी से ग्रो कर रही है और बहुत वेल्थ क्रिएट हो रही है और आगे भी होती रहेगी। इसमें देखिए कुछ कुछ पीरियड्स आएंगे जहाँ पर कि आपके धैर्य का
कि परीक्षा ली होगी और आपको लगेगा कि नहीं मोह भंग हो जाएगा, बिल्कुल बाजार से विरक्ति हो जाएगी, ये सब समय आता रहता है। लेकिन अगर आप कुल मिला करके देखें, एक बड़ी तस्वीर देखें, तो कम से कम मैंने तो अपने करियर में कभी बाजार को ऐसे साइडवेज या नेगेटिव होते नहीं देखा है। तो पैसा बनेगा ही बनेगा, लेकिन आपको उसके लिए वो माइंडसेट रखना पड़ेगा, तो बिल्कुल। ये इम्पोर्टेंट है। तो मार्केट का तो दोष नहीं था, बट इन्वेस्टर्स के और जो जितने निवेशक हैं उनके बिहेवियर में आपको ऐसे क्या दोष दिखे जो उनको मार्केट में पैसा बनाने से रोक रहे हैं? देखिए बहुत सारे कारण हैं। जैसे आज कुछ लोग मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं कि भाई सर हम तो वो रैली मिस कर गए, यानी कि हम तो उस दौर में थे नहीं, हम तो कोविड के बाद बाजार में आए, तो अब तो बाजार ऑलरेडी बढ़ गया है, तो अब तो शायद पैसा आगे नहीं बनेगा। तो देखिए मेरा ये मानना है कि यही फीलिंग मुझे आती थी। मुझे याद है जब 6000 निफ्टी हुई थी पहली बार, तो उस समय लगता था 6000 निफ्टी तो बहुत हाई लेवल्स हैं, 6000 की निफ्टी तो, और आज निफ्टी 26,000 है। तो आप देखिए कि 6000 की निफ्टी ज़्यादा लगती थी, आज 26,000 की निफ्टी ज़्यादा लगती है, कुछ समय बाद हमें 56,000 की निफ्टी भी ज़्यादा लगेगी। लेकिन पैसा बनता रहेगा। आपको ये सोचना है कि एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, आपको एक लॉजिक होना चाहिए इन्वेस्ट करने का, उसको होल्ड करने का। देखिए पैसा बनता है स्टॉक खरीद के होल्ड करने से। चाहे आप स्टॉक खरीदें, चाहे आप म्यूचुअल फंड खरीदें, चाहे आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, अगर आप उसको होल्ड करते हैं तभी पैसा बनता है। होल्ड करने का कन्विक्शन कहाँ से आएगा, उसके देखिए बहुत सारे पंथ हैं बाजार में। तो मैं कई बार कहता हूँ कि भाई देखिए जिस तरह भगवान तक पहुँचने के बहुत रास्ते हैं, वैसे ही बाजार में पैसा कमाने के भी बहुत सारे रास्ते हैं। आपको चुनना है कि आपका कन्विक्शन कैसे आएगा। तो अगर आपका कन्विक्शन किसी टेक्निकल मॉडल से आता है तो वहाँ से कन्विक्शन लीजिए। आप फंडामेंटल को फोकस करके कन्विक्शन बना पाते हैं तो वैसे कीजिए, लेकिन कन्विक्शन रखिए, लॉजिक रखिए। एग्जिट कैसे करना है इसका एक तय कार्यक्रम होना चाहिए, एंटर कैसे करना है इसकी एक व्यवस्था होनी चाहिए। तो जब आप इस तरह एक सिस्टमैटिक अप्रोच रखते हैं तो यू मेक लॉट ऑफ मनी। और उसके लिए ज़रूरी है कि बाजार बढ़े। तो अभी तक बाजार बढ़ता आया है, और जिस तरह का हमारा सेटअप है, तो जिस तरह हमारे देश का आप देखिए एक उदय हो रहा है। हम लोग क्योंकि भारत में रहते हैं तो हम भारत को केवल अंदर से बाहर की तरफ देखते हैं। एक कोको वॉच दो। Is this a clock or something? हाँ, इट्स अ क्लॉक, वो 6-5 बजे आवरली। Very nice. नहीं, ये तो I guess is pretty loud. Actually ये थोड़ा सा space भी ऐसा ना. No worries. Every hour it does that. Every hour. Very musical. हाँ जी। जी, तो कहाँ थे हम लोग, क्या बात? नहीं वही कि मार्केट तो बढ़ते ही रहेगा। हाँ, तो देखिए मार्केट बढ़ता रहेगा। ज़रूरी चीज़ ये है कि हम उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देखिए एक समस्या जो मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी समस्या है जिसके कारण लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, हम शॉर्ट टर्म न्यूज़ को ना बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो देखिए अभी आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप विलन की तरह हमारी लाइफ में आ गए। उससे पहले कोई और संकट था, उससे पहले मतलब हर साल हर 2 साल में कुछ ना कुछ बदलता रहता है, और उसकी वजह से हम लोग उसी शॉर्ट टर्म न्यूज़ फ्लो में कभी एंटर करते हैं, कभी एग्जिट करते हैं, लेकिन बड़ी तस्वीर जो है उसको नहीं देखते हैं। तो मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि अगर आप लॉन्ग टर्म पिक्चर देखते हैं तो वेल्थ क्रिएशन इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में उलझ जाते हैं, शॉर्ट टर्म प्रेशर्स और शॉर्ट टर्म न्यूज़ को फॉलो करना चाहते हैं, तो दैट इज़ अ बिग इशू। दूसरी चीज़ है कि देखिए जो प्रॉफिट बर्दाश्त करने की ताकत है वो बहुत बड़ी समस्या है, और वो मुझे लगता है कि उस पर जितना बल दिया जाए उतना कम है। क्योंकि देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपने कोई स्टॉक खरीदा, तो टिपिकल रिटेल एक्सपीरियंस क्या रहता है कि आपने 100 रुपये पर शेयर खरीदा, वो आपके खरीदने के बाद मान लीजिए 105 हो गया। तो जब 105 हो जाएगा तो आपके मन में आएगा कि 5 रुपये आ रहे हैं, क्यों ना इसको बुक कर लिया जाए। कोई ना कोई वजह, कोई बहाना आप खोज ही लेंगे निकल। जो मैं आपको भी आईपीओ का बता रही थी ना, ये मेरे साथ अभी वही हो रहा है। मैं उसी फेज में हूँ जहाँ मुझे लग रहा है ये ऊपर तो जा चुका है, तो कर दूँ अभी टाटा बाय बाय। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। देखिए एक बहुत अच्छी स्टोरी है, रियल लाइफ है, कि एक मेरे फ्रेंड हैं और वो पेशे से डॉक्टर हैं। उनके पास एक ज़माने में आयशर मोटर्स के शेयर होते थे लॉन्ग ईयर्स। तो उस शेयर को वो होल्ड किए बैठे रहे, और फिर उसमें ये बात है 2009 की। ठीक है। तो 2008 और 9 में क्या, 8 में बड़ा क्रैश आया। क्रैश के बाद लोगों का बाजार पे विश्वास सा उठ गया था।
तो 2009 में जब उनके शेयर के भाव वापस आए, तो बड़ी मुश्किल से आए, बहुत समय बाद आए, तो उन्होंने पहला काम ये किया, अभी जैसे जैसे दाम आने लगे एग्जिट करने लगे। वो कहते बहुत बढ़ गया है, अब इसको निकल जाते हैं। तो देखिए, उन्होंने जब गिर रहा था पूरा पेशेंस रखा, लेकिन जब दाम आ गए तो सबसे पहले उन्होंने बेच दिया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट लिया और फिर बचे हुए शेयर भी बेच दिए। बाद में वो शेयर बढ़ता ही चला गया, उनके बेचने के बाद बढ़ा। तो वो जो उस समय उन्होंने 300 रुपए पे बेचा, बाद में वो शेयर 26,000 रुपए का हो गया। तो अब आप देखिए, सवाल ये है कि जैसे जैसे कीमतें बढ़ती रही, आप शेयर को खरीद ही नहीं पाए, क्योंकि आपने तो नीचे के लेवल्स पर बेचा। उसके बाद स्टॉक ने कई बार अवसर भी दिया खरीदने का, लेकिन क्योंकि आपने इतने नीचे के लेवल पर बेच रखा होता है, तो आपका साहस ही नहीं बनता कि आप बढ़ते हुए शेयर को खरीद पाए। अब उनको करना कुछ भी नहीं था, करना उनको सिर्फ उस स्टॉक को होल्ड करना था। लेकिन होल्ड करना बढ़ते हुए शेयर को बहुत मुश्किल काम होता है। तो सबसे मुश्किल काम बाजार में क्या है? लोग मुझे कहते हैं सबसे मुश्किल काम है नुकसान बर्दाश्त करना। तो मैं उनको कहता हूं कि भाई, नुकसान बर्दाश्त करने की ताकत ईश्वर ने सबको दी है समान रूप से, लेकिन जो सबसे मुश्किल चीज है, जो किसी को ईश्वर ने नहीं दी और जो एक मसल की तरह आपको डेवलप करनी है, वो है प्रॉफिट रेजिस्ट करने की ताकत। तो प्रॉफिट जो है वो बर्दाश्त नहीं होता है। तो क्योंकि प्रॉफिट बर्दाश्त नहीं होगा, हल्का सा प्राइस बढ़ेगा, आप छटपटाहट में बेच देंगे, और जब नुकसान आएगा तो आप बहुत आराम से इत्मीनान से बैठे रहेंगे। तो अपना खुद का आप डीमैट खाता खोल के देखिए, अपने ट्रेडिंग रिकॉर्ड्स देखिए, तो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होंगे गिरते ही जा रहे हैं, लेकिन आप उनको होल्ड किए बैठे हैं, और जो बढ़ रहे हैं वो आपसे तुरंत जो है आप बेच देते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, और ये जो साइकोलॉजिकल इशू है, इसकी वजह से ही आप देखिए। और देखिए, जब मैंने शुरू किया था उस समय बिहेवियरल फाइनेंस नाम का कोई बहुत बड़ा विषय होता भी था, तो उसकी हमें समझ नहीं थी। आज आप देखिए कि दिस इज बिकम मेन स्ट्रीम, तो हमें समझ है कि एक बिहेवियरल फाइनेंस होता है, और हम सब लोग जो है वो अपनी अपनी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उससे उसके चपेट में रहते हैं। तो यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट एंड थिंक रैशनली। तो जब आप रैशनली, लॉजिकली सोचने लगते हैं, तो फिर देखिए इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। ट्रू। मैं भी हर दिन अपना ऐप खोलती हूँ और वो सेल के बटन में जाती हूँ, लाइक नहीं, अगर थोड़ा और बढ़ गया तो अभी तक तो आई बीन एबल टू होल्ड माय सेल्फ। बिल्कुल सही है, और मुझे लगता है कि यही सोचना चाहिए कि अगर बढ़ गया तो कितना मुझे गिल्ट होगा, मलाल कितना होगा, तो वो आपको रोकेगा बढ़ते हुए स्टॉक को बेचने से। अंडरस्टूड। तो अभी आपकी थोड़ी सी जर्नी के बारे में बात करते हैं। आपने मेंशन किया कि आपको ऑलमोस्ट 25 साल हो गए हैं जी। अब इस पूरी जर्नी में क्या माइलस्टोन्स रहे? पहला करोड़, पहला प्रॉफिट, पहला लॉस, वो माइलस्टोन्स क्या रहे हैं? देखिए, बाजार एक ऐसे, सबसे अच्छी बात शेयर बाजार की है कि आपको देयर इज नेवर अ डल मोमेंट। तो सबसे अच्छी बात यह है कि कभी आप बोर नहीं होते, कुछ ना कुछ लगा रहता है। अब तो डोनाल्ड ट्रंप आ गए हमारा दिल लगाने के, अब और एंटरटेनमेंट होता है, तो कुछ ना कुछ, मतलब कभी ऐसा नहीं होता कि आप बोर हो गए हैं। प्लस कहीं पर भी दुनिया में कुछ हो रहा होता है तो आपकी उसमें रुचि ऑटोमेटिकली बन जाती है। जैसे देखिए, कोविड के समय सब लोग जो है वो एक्सपर्ट हो गए थे वैक्सीन में। और आजकल सब लोग टैरिफ में और फॉरेन पॉलिसी में एक्सपर्ट हो गए। तो आपको ये सारी चीज़ें बाजार देता है, तो बाजार में बड़ा मज़ा आता है। रहा सवाल कि माइलस्टोन्स का, तो देखिए कभी सोचा भी नहीं था कि हम यहाँ पहुँचेंगे और इस तरह की जर्नी होगी, इस तरह की वेल्थ क्रिएट होगी। तो बाजार बहुत उदार है, आपकी उम्मीदों से ज़्यादा देता है। आप कम कमाने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मिल जाता है, और आप बहुत ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो फिर बाजार कुछ नहीं देता है। तो यहाँ पर क्या है कि एक्सपेक्टेशंस लो रखनी चाहिए। मैंने एक बात जो अनुभव से सीखी है वो है कि एक्सपेक्टेशंस कम रखिए। आप सोचिए मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, तो कुछ नहीं चाहिए तो बाजार आपको आपकी उम्मीद से ज़्यादा दे जाता है जी। तो शुरुआत मैंने की थी बहुत साल पहले, जैसा भी आपको बताया। और उस समय क्या था कि जो पहला स्टॉक मैंने खरीदा था वो मुझे आज भी याद है, वो एक बॉश एंड लॉम्ब करके कंपनी होती थी। तो उसमें मैंने पहली बार इन्वेस्टमेंट किया था, और वहाँ से मेरी दिलचस्पी बढ़ी, और 650 रुपये मैंने पहले ट्रेड में कमाए थे। तो जब पहली बार आप कमा लेते हैं तो जिसको बिगिनर्स लक कहते हैं, तो शुरू में कमाई हो जाए तो फिर आपको लगता है यार ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, तो फिर आपका इंटरेस्ट बन जाता है। तब से चल रहा है ये सिलसिला। और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अब क्या है कि ट्रेडिंग से डिटैचमेंट सा हो गया है, इन्वेस्टिंग से डिटैचमेंट हो गया है। तो अब इट इज़ मोर सिस्टम ड्रिवन। तो जब सिस्टम ड्रिवन हो जाता है तो वो उस तरह का एक्साइटमेंट नहीं रहता जो शुरुआत में होता है जी। लेकिन आज भी देखिए, जब आप अपना प्रॉफिट देखते हैं या रिटर्न्स आते हैं तो खुशी होती है। बाजार की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर तुरंत आपके टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है। तो बाजार इज़ द परफेक्ट लेवलर। आप अपने बारे में कितने ही अच्छे विचार रखते हो, लेकिन बाजार आप कहाँ खड़े हैं ये आपको बता देता है। तो ये सबसे अच्छी बात है। तो इट इज़ अ परफेक्ट मेरिटोक्रेसी। यहाँ पर किसी की सिफारिश नहीं चलती है, तो आपकी खुद की योग्यता है। और योग्यता से भी बड़ी एक चीज़ बताता हूँ आपको कि बाजार में सफलता के लिए
मैं मानता हूँ कि भाग्य यानी कि लक का बहुत बड़ा रोल है। हम्म, तो लक इज़ एन अंडररेटेड काइंड ऑफ अ फैक्टर। तो हम कहते हैं कि भाई मतलब मैंने सोच कर ये शेयर खरीदा, ठीक है, आपकी समझ, आपकी रीडिंग, आपका एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें काम आती हैं, लेकिन साथ में मुझे लगता है कि लक का भी बहुत बड़ा रोल रोल है। है। अब आप चाहे कितने अच्छे हो, जैसे किसी ने बड़ा अच्छा फेमसली कहा है कि अगर मान लीजिए वॉरेन बफेट का जन्म पाकिस्तान में होता तो क्या वो इतने सफल निवेशक हो पाते? तो ट्रू, जो देखिए ट्रू। आप कहाँ हैं, कैसे आप वो कर रहे हैं, जिसको ओवेरियन लॉटरी कहते हैं, जी। कि आप कहाँ, किस तरह, किस काल में काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वी आर लकी कि हम लोग भारत में हैं इस समय पर, जब भारत में इतना एक्सपेंशन हो रहा है, इतनी ग्रोथ हो रही है। ट्रू। और पिछले 5 सालों में मैंने देखा है कि मार्केट्स हैव बिकम मेन स्ट्रीम एंड इक्विटी कल्चर हैज़ टेकन रूट। वेरी तो ट्रू। एक समय था जब जो हमारे परिवार के बड़े लोग थे वो कहते थे भाई शेयर बाज़ार से दूर रहो, शेयर बाज़ार बड़ी ख़तरनाक जगह है, यहाँ पर जो है लोग अपना नुकसान करते हैं और दूर रहिए। आज आप देखते हैं कि वो नैरेटिव चेंज हो गया वेरी ट्रू। और उसमें बहुत बड़ी भूमिका रेगुलेशंस की है। जी। तो अब रेगुलेशंस इस तरह के हैं, ट्रांसपेरेंसी इस तरह की है कि नाउ यू कैन ट्रस्ट द मार्केट्स एंड राइट। पार्टिसिपेट, एंड दैट हैज़ क्रिएटेड वेल्थ फॉर एवरीवन। तो अब आप देखिए कि साधारण से लोग जो हैं वो बाज़ार से इतना ज़बरदस्त पोर्टफोलियो, सैलरीड लोगों के पोर्टफोलियोज, एग्जैक्टली। तो छोटे छोटे निवेशक हैं, छोटा छोटा पैसा डालते हैं, तो उसके ज़रिए वेल्थ क्रिएट हो रही है। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि इसका जो साइज़ है, जो स्कोप है, वो बढ़ेगा राइट। और बाज़ार में सब लोग हिस्सा ले पाएंगे। देखिए कई बार लोग मुझे कहते हैं कि देखिए फला उद्योगपति है, वो पैसे वाला होता जा रहा है, उसके पास देखिए इतनी संपत्ति हो गई, सबसे बड़ा फ़ायदा उसी को हो रहा है। देखिए एक तरफ आप क्रिप कर सकते हैं, आप ये 24 घंटे कह सकते हैं कि नहीं जी पैसे वाले और पैसे वाले बनते चले जा रहे हैं, और दूसरा पहलू इसका यह है कि आप खुद हिस्सा ले सकते हैं उसमें। तो एग्जैक्टली। बाजार आपको वो मौका देता मौका है देता कि है। आपको लगता है कि फला कंपनी बहुत अच्छा कर रही है तो आप उसमें शेयर खरीद लीजिए, आप भी साथ में उसके साथी बन जाइए और हिस्सा लीजिए उसमें। तो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द मार्केट, यू कैन पार्टिसिपेट। आपको लगता है कि डिफेंस में बहुत तेजी है तो आप डिफेंस में हिस्सा ले सकते हैं। राइट। तो दिस इज द एडवांटेज दैट मार्केट्स गिव। राइट, आई थिंक यू राइट कि इक्विटी और मार्केट्स कहीं ना कहीं एक हाउस होल्ड कॉन्वर्जेशन बन रही है। जी लोगों ने डिस्कस करना शुरू करा है, विच इज़ अ गुड ट्रेंड टू हैव इन दिस कंट्री। बट बैक टू योर पोर्टफोलियो, अभी फिलहाल एसेट एलोकेशन आपकी कैसी है? व्हाट डज योर पोर्टफोलियो लुक लाइक? देखिए मोस्टली माय फोकस इज ऑन मिड कैप माइक्रो कैप स्टॉक्स, सो दैट Okay. इज़ वेयर आई एम फोकस्ड ऑन। तो मैं छोटे शेयर्स खोजता हूँ, मैं एक मोमेंटम इन्वेस्टिंग का मॉडल फॉलो करता हूँ। मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या होता है? मोमेंटम इन्वेस्टिंग है कि कर हम इन्वेस्टिंग रहे हैं लेकिन हम फोकस करते हैं मोमेंटम पर। मोमेंटम मतलब रफ्तार। Okay. तो जहाँ पर रफ्तार है, जो शेयर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और जो निफ्टी के बनिस्बत बेहतर कर रहा है, यानी कि एक बेंचमार्क के अगेंस्ट अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, उस स्टॉक को खोजते हैं और उसमें निवेश करते हैं। तो देखिए मेरा विशेष फोकस क्या रहता है कि चार्ट्स के आधार पर मैं निवेश करता हूँ। Okay. तो लार्जली लोगों की ये समझ है कि भाई चार्ट्स का इस्तेमाल ट्रेडिंग के लिए किया जाता है और फंडामेंटल्स का इस्तेमाल इन्वेस्टिंग के लिए किया जाता है। तो मैं थोड़ा लीक से हटकर चार्ट्स का इस्तेमाल इन्वेस्टिंग के लिए करता हूँ। तो उसमें क्या है कि हम मोमेंटम देखते हैं कि मोमेंटम कहाँ ज़्यादा है, उस स्टॉक को बाय करते हैं और उसको होल्ड करते हैं जब तक वो परफॉर्म कर रहा है। जब वो परफॉर्मेंस बंद कर देता है तो उससे बाहर हो जाते हैं। यानी कि जब मान लीजिए कोई स्टॉक है वो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है तो हम उसमें निवेशित रहेंगे, जैसे ही वो निफ्टी को अंडर परफॉर्म करने लगेगा हम एग्जिट कर लेंगे। राइट। और रहा सवाल एसेट एलोकेशन का, तो देखिए इसका कोई डिफाइंड कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मेरा फोकस ये रहता है कि टिपिकली जब भी मैं शेयर खरीदूं तो एक इक्वल साइज में खरीदूं, यानी कि सब में इक्वल एलोकेशन कर पाऊं। कर पाना रियल लाइफ में मुश्किल होता है क्योंकि जो आपने पहले खरीदे थे उनके दाम बहुत बढ़ गए होते हैं, तो पोर्टफोलियो में वो ज़्यादा उनका झुकाव हो जाता है। जी। लेकिन कोशिश मेरी ये रहती है कि एक रैशनली इक्वल पोजीशन साइजिंग करूं। तो ये मेरे पोर्टफोलियो का फोकस रहता ठीक है। है। एंड आउटसाइड ऑफ इक्विटी, आपने रियल एस्टेट, गोल्ड, सिल्वर, उस सारी एसेट क्लासेस पे आपका क्या ओपिनियन है? देखिए अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत ज़्यादा हिस्सा उसमें नहीं ले पाया, लेकिन क्योंकि भी इक्विटी ही एक ऐसी चीज़ है जो मुझे बड़ी एक्साइटिंग लगती है। तो मान लीजिए कभी लिक्विडिटी खाली भी होती है तो कोशिश हम करते हैं कि कुछ नया शेयर खरीद लें, लेकिन फिर भी ज़रूरत के लिए रियल एस्टेट खरीदते हैं। और रियल एस्टेट में हमने देखा एक बड़ा अच्छा साइकिल चला तो बहुत ज़बरदस्त तेज़ी वहाँ देखने को मिली। गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जिसमें मुझे लगता है कि सबका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। गोल्ड इज़ लाइक अ डिफ़ॉल्ट काइंड ऑफ हेज अगेंस्ट सो मच, और अब तो देखिए गोल्ड ने आउट परफॉर्म भी किया है। बिल्कुल। लेकिन जो भी कुछ करें चार्ट के बेसिस पर करें। तो अगर आप चार्ट देख करके इन्वेस्टिंग करते हैं, मान लीजिए गोल्ड भी आप खरीदते हैं और आप उसको चार्ट देख करके खरीदते हैं, तो आपकी टाइमिंग बेटर हो जाती है। गोल्ड जिन्होंने खरीदा उन्होंने देखिए, भारत में आप देखिए सारे हाउस होल्ड्स के पास गोल्ड है। एक स्टडी के हिसाब से 30-35 हज़ार टन भारत में सोना है।
तो बहुत बड़ा गोल्ड में Amount, हमारा जी, इन्वेस्टमेंट है, लेकिन दैट इज लार्जली फॉर लॉन्ग टर्म होल्ड। हम्म, तो ट्रेडिंग के लिए किसी ने नहीं खरीदा है, एग्जिट के लिए नहीं खरीदा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा है। राइट राइट। आई थिंक इंडिया में गोल्ड कंज्यूम ज़्यादा होता है एज जी अपोज टू बीइंग लुक्ड एट एज एन इन्वेस्टमेंट एवेन्यू, तो वो भी एक डिफरेंस है जी, इन उसमें परसेप्शन। इमोशनल अटैचमेंट है और भी हाँ। बहुत कारण हैं, जैसे हमारे यहाँ शादियों में सोना लेना है या बच्चों के होने पर सोना लेना है, तो दैट इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर। राइट। एंड आपने कहा कि आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स का काफ़ी वेटेज है। क्या स्टार्टिंग से ही ऐसा था या ओवर टाइम आपका एसेट एलोकेशन एंड पोर्टफोलियो चेंज हुआ है? देखिए, आई एम वेरी ड्रिवन बाय व्हाट इज डूइंग बेटर। तो जैसे अब आप देखिए, जैसे साल सवा साल से छोटे शेयर्स नहीं चल रहे हैं, तो जब वो नहीं चलते हैं तो ऑब्वियसली उनमें एग्जिट आने लगता है, चार्ट पर एग्जिट आता है तो मैं उनसे एग्जिट करता हूँ। जहाँ पर एंट्री के मौके हैं वहाँ पर एंट्री करते हैं। तो मेरा पोर्टफोलियो की कोई डिफाइंड फिलॉसफी नहीं है कि मुझे छोटे ही शेयर्स खरीदने हैं या मुझे ऐसे ही शेयर्स में पैसा। मकसद है कि जो भी बाजार से बेहतर करेगा हमें वहाँ निवेश करना है, चाहे वो कमोडिटीज़ हों, चाहे वो इक्विटीज़ हों, चाहे छोटे स्टॉक्स हों। छोटे स्टॉक्स ने बहुत बड़े समय तक निफ्टी को आउट परफॉर्म किया। जी। तो अगर आप निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स देखें या निफ्टी माइक्रो कैप इंडेक्स देखें तो उन्होंने बड़े पैमाने पर निफ्टी को आउट परफॉर्म किया। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो ऑब्वियसली पोर्टफोलियो अलाइनमेंट चेंज हो जाता है। जी। तो वेरी रूल ड्रिवन एंड वेरी सिस्टम ड्रिवन काइंड ऑफ मॉडल। राइट। एंड इफ इस कॉन्वर्जेशन को देखने के बाद कोई ऑडियंस जिसकी शायद रिस्क एपेटाइट उतनी नहीं है जितनी आपकी है, वो अगर इन्फ्लुएंस होते हैं, सो व्हाट आर द थिंग्स दैट दे नीड टू इंश्योर टू मेक श्योर कि वो स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स के ट्रैप में ना फंसे एंड दे आर डूइंग इट सस्टेनेबली? नहीं, देखिए, एक बहुत बड़ी चीज़ जो अब उपलब्ध है हमारे पास, दैट इज़ ETFs। तो मुझे लगता है कि जैसे आप एक नए निवेशक हैं और आप सोच रहे हैं कि भाई मुझे हिस्सा लेना है किसी एक चीज़ में, लेकिन आपको ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा वो स्टॉक है जिसमें पैसा लगाएं, तो ETFs जो हैं वो आपको एक अवसर देते हैं कि आप चाहें तो पूरे उस बास्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपको स्मॉल कैप पसंद है तो आप निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का जो ETF है उसको देख सकते हैं। तो उसके जरिए क्या है कि बजाय एक शेयर खरीदने के आप पूरा एक बास्केट खरीदते हैं, तो आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। दुनिया भर में देखें तो ETF बहुत बड़ा मार्केट है, हमारे यहाँ अभी छोटा है, लेकिन मुझे लगता है विद टाइम जैसे इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है और नए इंडेक्स क्रिएट हो रहे हैं, तो ETFs आई थिंक विल बिकम ह्यूज। They will become huge. Understood. I think that is something that I'll also keep tracking. But this is the net worth show, so I will have to ask you this question. Can we talk about what does your net worth look like today? देखिए, एक अंग्रेजी में कहावत है कि इफ़ यू कैन काउंट यू आर नॉट रिच इनफ। Oh. तो So can you count? तो मेरा ये फोकस रहता है कि गणना नहीं करनी चाहिए, और वैसे भी कहते हैं कि गिनती कर लें तो उस पर नज़र लग जाती है, तो इसलिए गिनती ना करें तो बेहतर रहेगा। लेकिन देखिए, नेटवर्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भाई रिटर्न्स कैसे आ रहे हैं, तो फोकस रिटर्न्स पर करना चाहिए। बाकी नेटवर्थ रिलेटिव होती है, समय समय पर बदलती रहती है, और हमारे जैसे लोगों के लिए जिनका सारा पैसा नोशनल एसेट्स में लगा रहता है, तो एक बाजार का पुअर साइकिल और आप देखिए नेटवर्थ धाराशायी हो जाती है, और कभी बाजार बहुत आसमान छू रहा होता है तो नेटवर्थ बढ़ जाती है। तो नेटवर्थ जो है वो मार्केट लिंक्ड है हमारी, लेकिन मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा फोकस ये करना चाहिए कि जो पैसा बैंक में है वही आपका असली धन है। जो बाजार में लगा हुआ है उसको नहीं गिनना चाहिए, जो पैसा बैंक में पड़ा है जो आपके काम आ सकता है उस पर फोकस करना चाहिए। Right. And on the subject of IPOs, so we saw the stat that almost 65% IPOs gave gains in 2025. And काफ़ी popularity है. A lot of IPOs have been coming out in the last 2 years. Do you have any advice जब एक market में जब इतने IPOs आ रहे हो, उस market को कैसे navigate करना चाहिए? How do you even analyze IPOs? देखिए, ये बात सही है कि पिछले साल में विशेष रूप से बहुत IPOs आए, और हमने देखा FIAs ने IPOs में हिस्सा लिया, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में उनका लगातार वो सेलिंग करते रहे। तो अब सवाल ये है कि IPOs में कैसे हिस्सा लें, तो स्टडी कीजिए। देखिए, थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन डिस्क्लोजर्स बहुत हो गए हैं, तो आपके पास बहुत इन्फॉर्मेशन है स्टडी करने के लिए। मेरा हमेशा से मानना है कि IPO का ऐसे बेहतर आपको विकल्प हमेशा लिस्टेड स्पेस में मिल जाते हैं। तो एक्सेप्शन है, ऑफ कोर्स कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो IPO में यूनिक कंपनीज लिस्ट होती हैं, अदरवाइज मोस्टली केसेस में मैंने देखा है कि लिस्टेड स्पेस में आपको सस्ती बेहतर कंपनियां मिल जाती हैं जिनकी प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, चार्ट हिस्ट्री है। और हम लोग क्योंकि चार्ट ड्रिवन ज़्यादा हैं, तो मैं लिस्टेड स्पेस में ज़्यादा रुचि रखता हूँ, जो ऑलरेडी कंपनियां लिस्ट हो चुकी हैं, बजाय इसके कि हम IPO के समय निवेश करें। हाँ, आप अनलिस्टेड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि बहुत पहले IPO से आपने निवेश किया है, तब वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन बिल्कुल IPO के समय निवेश करना शायद मुझे लगता है कि थोड़ा ओवररेटेड आइडिया है। ओवररेटेड, अंडरस्टूड। एंड आपने एक पॉडकास्ट में कहा था दैट
अगर आपको अपने डिविडेंड से ही अपने मंथली जी एक्सपेंसेस को पे करना हो, तो आपका पोर्टफोलियो साइज शुड बी ऑलमोस्ट 100x of हाँ your एक्चुअली monthly बिल्कुल बिल्कुल expenses, राइट right? I want to more understand more about that, and also I think कहीं ना कहीं ज़्यादातर सैलरी लोगों के लिए वो पॉसिबल नहीं है. जी Are there better ways for a नहीं person to देखिए make ये passive दिस इज अ income? ड्रीम, दिस इज नॉट समथिंग जो तुरंत हो जाता है हम्म ये, लेकिन ये एक तरह का एस्पिरेशन होना चाहिए, हम्म एक आपका लक्ष्य होना चाहिए कि एक समय ऐसा है कि आपके जो भी खर्चे हैं वो आपके जिन स्टॉक्स में आपका निवेश है उसके डिविडेंड से वो खर्चे निकल आए। हम्म, तो ये हो जाए तो मुझे लगता है कि जो रियल इंडिपेंडेंस है, फिर आपको जी. कभी भी मतलब पैसों के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम्म और वो आपने सही कहा कि उसके लिए लगभग 150-200 गुना आपके इनकम का हम्म आपका वो होना चाहिए। तो हम्म दैट इज़ अ डिस्टेंट ड्रीम फॉर जी. मोस्ट पीपल, बट आई थिंक कैन हैपन। हम्म और हो जाए तो फिर देखिए उससे अच्छा कुछ नहीं है, और बाजार आपको ताकत देता है। अब देखिए एक समय था, मुझे याद है, लोग डिविडेंड के लिए शेयर खरीदा करते थे। आज डिविडेंड कितना है कोई पूछता ही नहीं, ट्रू. तो लोग कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए शेयर खरीदते हैं। हम्म तो ये एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा पोर्टफोलियो इतना बड़ा हो जाए कि उसके डिविडेंड से हमारा काम चल जाए। राइट. एंड एट व्हाट पॉइंट ऑफ लाइफ क्या हमें अपने पोर्टफोलियो को स्विच करना चाहिए फ्रॉम बीइंग, जैसे आपने कैपिटल अप्रिसिएशन से ज़्यादा हमें प्रायोरिटाइज डिविडेंड को करना चाहिए? सो एट व्हाट पॉइंट, लेट्स से, ऑफ माय करियर ट्रेजेक्टरी शुड दैट हैपन? जब मैंने स्टार्ट किया है, व्हेन आई एम नियरिंग रिटायरमेंट, व्हेन दैट स्विच शुड हैपन? देखिए मैं ये नहीं मानता हूँ कि ऐसा सोचना चाहिए। ओके. मेरा मानना है कि देखिए आपका इवन देखिए सब कुछ बदल रहा है, और ये जो एज के कॉन्सेप्ट्स हैं ये भी बदल रहे हैं। कि जैसा आप पहले 40 साल की उम्र में महसूस करते थे, वैसा आज आप शायद 65-70 साल की उम्र में महसूस कर रहे हैं। तो लाइफ इज़ ऑल्सो चेंजिंग। तो मुझे वेरी लगता है कि वो पुराने आइडियाज़ नहीं रखने चाहिए। आप अगर निवेश कर रहे हैं, हमेशा अग्रेसिवली इन्वेस्ट करें, स्पेशली अगर आप यंग हैं तो अग्रेसिवली इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। और मैं देखता हूँ कि लोग अंडर इन्वेस्टेड रहते हैं, जी. जो उनकी नेटवर्थ होती है, जो उनकी कैपेसिटी होती है इन्वेस्ट करने की, उसको बहुत अंडर प्ले करते हैं और बहुत कम पैसा डालते हैं। तो अगर आप ठीक ठाक ढंग से निवेश करेंगे तभी ठीक ठाक लाइफ चेंजिंग रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे, और राइट. वही आपकी ट्रेजेक्टरी बाद में होनी चाहिए। एंड ये कैपेसिटी कैसे डिफाइन करें कि मैं कितना इक्विटी में निवेश कर सकती हूँ? देखिए उसके कई सारे मापदंड हैं, कई हम्म सारे रूल्स हैं, हर केस अलग होता है, हर व्यक्ति के अपने खुद के रूल्स होते हैं, अपनी खुद की बंदिशें, कंडीशंस, कंस्ट्रेंट्स होती हैं। तो ये मतलब पर्सनल फाइनेंस का विषय है, और इसमें किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। लेकिन खुद से तय करें कि आप कितना पैसा लगा सकते हैं। मैं एक जनरल सेंस मुझे ये मिलता है कि लोगों की नेटवर्थ का बहुत ही छोटा सा हिस्सा वो शेयर बाजार में डालते हैं अभी भी। ऑल्दो लोगों के सबके ही डीमैट अकाउंट खुल गए हैं और सभी बाजार में सक्रिय हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो एलोकेशन है टू इक्विटीज, दैट इज स्टिल लो। राइट. एंड फायर मूवमेंट अभी बहुत पॉपुलर है, जी जी स्पेशली ऑन सोशल मीडिया. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? एंड ऑल्सो आई थिंक अबाउट दिस ऑफन कि अगर आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर हैं, आप कितना प्रैक्टिकली, आप कितना अर्ली ऑन इन लाइफ कैन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट रिटायरिंग विदाउट द स्ट्रेस ऑफ हैविंग एन एक्टिव इनकम? देखिए डेफिनेटली देखिए मार्केट्स, जैसे मैं अभी आपको कह रहा था कि बहुत बड़ा ही सोच नहीं रखनी चाहिए, बहुत बड़ी अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। जी. तो अपेक्षाओं को अगर आप बांध के रखते हैं तो रिजल्ट अच्छे आते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई बहुत सारे लोग, मेरे मित्र भी कई सारे हैं, जिन्होंने एक समय तय किया कि भाई पैसा बहुत हो गया है, अब काम वाम नहीं करेंगे, अब आराम करेंगे। लेकिन फिर 1-2 साल बाद मैं पाता हूँ कि फिर से काम पे ही लगे रहते हैं। जी. तो उसकी वजह ये है कि काम आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं करते हैं, काम और भी बहुत वजहों से इंसान करता है। तो सुनने में आइडिया बड़ा अपीलिंग लगता है, जब आप काम के बोझ के तले दबे होते हैं तब आपको बड़ा अच्छा लगता है कि काश एक समय आए काम ना करना पड़े। लेकिन काम नहीं करना पड़ेगा तो और तरह की परेशानियां आ जाएंगी। तो इसीलिए कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए। तो वो मकसद नहीं होना चाहिए, काम आप करते रहें, हाँ अपनी दिलचस्पी का काम कर पाएं। तो दैट इज समथिंग दैट मार्केट्स एक्चुअली मेक हैपन, और मुझे उस पर बहुत विश्वास है। मुझे लगता है कि अगर आप अपनी यंग एज में अपनी सेविंग्स का एक बड़ा हिस्सा इक्विटी में डालते हैं तो एक समय आता है जब आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता है। राइट. आई थिंक कहीं ना कहीं अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम माई जनरेशन, उनको फायर का क्रेज इसीलिए बिकॉज हम चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे सैलरी हाइक से ज़्यादा तो इन्फ्लेशन चल रहा है जी आजकल. तो उस केस में कैसे वेल्थ को क्रिएट और प्रोटेक्ट करा जाए? देखिए इन्फ्लेशन तो एक है ही, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास गिव्स यू रिटर्न्स व्हिच आर अनपैरेलल्ड। और अगर आप यूएस की हिस्ट्री देखें, मुझे लगता है कि भारत और यूएस के चार्ट्स में बहुत समानता है। जी. तो कभी यूएस के चार्ट्स आप देखें लॉन्ग टर्म, और जो लॉन्ग टर्म बुल मार्केट यूएस में रहा है उसकी तुलना इंडियन मार्केट से करते हैं तो बहुत पैरेलल्स नज़र आते हैं। तो मुझे लगता है कि लंबे समय तक एक अप ट्रेंड रहेगा।
जिस तरह यूएस मार्केट है और हमारे बाज़ारों की आप तुलना करते हैं तो मुझे बहुत समानताएं वहाँ नज़र आती हैं। तो मुझे लगता है एक बहुत लॉन्ग टर्म बुल मार्केट इंडिया में भी विकसित हो रहा है। और अगर आप उस तरह सोचते हैं तो अभी बहुत कुछ होना बाकी, बहुत वेल्थ बनेगी, प्रोवाइडेड आप सही तरह से चार्ट्स को देखें और सही इन्वेस्टमेंट कर पाए। आप सोचते हो अपने रिटायरमेंट के बारे में? देखिए अभी उतनी उम्र नहीं हुई है, शायद मेरी शक्ल से लगता हो लेकिन अभी मेरी उतनी उम्र नहीं हुई है और ना ही वो ख्याल अभी मन में आता है। अभी तो देखिए बहुत कुछ करना है। तो रिटायरमेंट, उस तरह से मैं रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचता हूँ जैसे कि टिपिकली हम सोचते हैं। और जो मैंने अभी आपको बात कही कि भाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत चेंज हो गई है। तो इफ़ यू एंड अप लिविंग लॉन्गर देन योर प्रीवियस जनरेशन डिड, तो क्या है कि रिटायरमेंट के मायने बदल जाएंगे। तो अब आप चाहें तो ब्रेक ले सकते हैं, 2-3 साल काम नहीं कर सकते हैं, फिर उसके बाद 2 साल बाद फिर शिद्दत से काम कर सकते हैं। तो रिटायरमेंट के मायने बदल जाएंगे। तो उस तरह से मैं नहीं सोचता हूँ कि रिटायरमेंट बट यू वांट टू कंटिन्यू। लेकिन एक बात देखिए, इक्विटी बाजार की अच्छी है जी। अब आप सोचिए कि आपकी उम्र 75 साल हो जाए मान लीजिए, तो 75 की एज में आप कौन सा प्रोफेशन है जिसको कर पाएंगे आसानी से? इन्वेस्टिंग एक ऐसी चीज है जो जीवन पर्यंत आप अंतिम समय तक कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अभी वॉरेन बफेट हमारे सामने जीवंत उदाहरण है। तो अगर तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आप उस तरह सोचें। राइट। हमने यूएस की बहुत बात करी है एंड आपने कहा था ना कि लोग शॉर्ट टर्म न्यूज़ पे बहुत फोकस करते हैं। मैं सोच रही थी कि लेट्स से कि ये टैरिफ वाला ही जो अभी फिलहाल चल रहा है, ट्रम्प ने अनाउंस कर दिया कि इंडिया के ऊपर टैरिफ्स लग गए। हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अब इस केस में जो इंसान इंडिया में बैठा है उसकी मार्केट को उसका क्या रिएक्शन होना चाहिए? वहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट हुआ है। हाउ आर यू सपोज टू मेक दोज कोरिलेशन सो दैट आप भी जो भी मार्केट में अब इसका रिएक्शन आएगा उससे बेनिफिट कर पाओ? नहीं देखिए, यही सबसे बड़ी समस्या है कि हम शॉर्ट टर्म चीज़ों से ना बेनिफिट लेना चाहते हैं। आप ये देखिए कि कभी भी जीवन में मेरा ऐसा समय नहीं आया जब मुझे अगले 3 महीने को लेके पूरी विजिबिलिटी होती है। हाँ। तो कभी भी ऐसा तो होगा ही नहीं। देखिए हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड घटता ही रहेगा। कभी डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे, कभी जंग हो जाएगी, कभी भारत पाकिस्तान का जंग हो जाएगा, कभी यूक्रेन रशिया का हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। तो उन छोटी चीज़ों पर, शॉर्ट टर्म चीज़ों पर हमारा कोई इख्तियार, कोई कंट्रोल नहीं है। तो जिस चीज़ की ना हमें समझ है और ना हमें कंट्रोल है, उसका हम कैसे इस्तेमाल करके पैसा कमा सकते हैं? हमारी जानकारी कहाँ से है? न्यूज़ के सोर्सेस से है, मीडिया से है। एंड दैट इज़ ऑल डिलेड इन्फॉर्मेशन। जब तक हम तक पहुँचती है ऑलरेडी बहुत लोगों को पता होता है। तो उससे पैसा कमाना वर्चुअली इम्पॉसिबल है। तो न्यूज़ से पैसा कमाने का प्रयास ना करें। आप ये सोचें कि क्या मैं इन्वेस्टेड रहकर पैसा कमा सकता हूँ? तो वो अगर आप सोचेंगे तो मुझे लगता है कि सोच बदल जाएगी। तो शॉर्ट टर्म न्यूज़ फ्लो से बहुत ज़्यादा प्रेरित या चिंतित नहीं होना चाहिए। एंड सर, आपके 25 साल का जो आपका रिलेशनशिप रहा है मार्केट्स के साथ, उसमें कभी ऐसा कोई फेज आया कि जब आपको लगा हो कि यार आई थिंक आई एम बेटर ऑफ विदाउट इट, इसको अभी छोड़ देते हैं? रोज लगता है। देखिए जिस दिन निफ्टी गिरा होता है उस दिन लगता है कि एक बेकार प्रोफेशन है इसका कोई फायदा नहीं। लेकिन देखिए एक बार आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने लगते हैं तो ये आपको, आप छोड़ नहीं सकते इसको। और इसमें ज़रूर हर प्रोफेशन में टाइम आता है जब बहुत अच्छा चल रहा होता है, आपको लगता है कि भाई मैं जिस भी शेयर को छू लूँगा वही बढ़ जाएगा, मेरे में कुछ ऐसी दैविक शक्तियाँ हैं। ऐसा कई बार गलतफहमियाँ हो जाती हैं। और कई बार ऐसा समय आता है जब आपको लगता है मैं जो शेयर खरीदता हूँ वही गिर जाता है। तो ये दोनों चीज़ें रहती है। लेकिन मैं उस तरह नहीं सोचता हूँ। मुझे लगता है भी हमें तो करना यही है। और मुझे लगता है जैसा मैंने अभी आपको कहा, मुझे लगता है बहुत बड़ी वेल्थ बनेगी भारत में। और अगर आपको उसका हिस्सा बनना है तो यू हैव टू बी इन्वेस्टेड। और इसमें बहुत पीस है इस काम में। क्योंकि देखिए सबसे अच्छी बात है, आपको कोई मेहनत खास करनी नहीं पड़ती है। आपको सिर्फ अपनी जगह बैठ करके निवेशित रहना है। जैसा मैं अभी आपको एक उदाहरण में कह रहा था कि अगर आपने शेयर खरीदे और बस उसको लेकर होल्ड किया तो 300 रुपए का शेयर 26,000 रुपया हो गया। तो उसमें देखिए अब इस तरह का पैसा भी बनता है बाजार में, सब जगह नहीं बनता है। कई बार 300 रुपए का शेयर 0 रुपए भी रह जाता है। लेकिन अगर आप ठीक ढंग से शेयर का चुनाव कर रहे हैं, रिस्क को ठीक ढंग से मैनेज कर रहे हैं, तो देयर इज लॉट ऑफ मनी टू बी मेड। या बट आप जब पीस कह रहे हो, मुझे लगता है कि पीस शायद बिकॉज आपको इतना टाइम हो गया तो आपको पता है कि छोटी मोटी चीज़ों से बहुत इम्पैक्ट नहीं आएगा। बट फॉर समवन लाइक मी जो भी फेयरली न्यू है, मुझे तो लगता है मेरा पीस अब भंग हो चुका है। मैं पूरे टाइम ना फ़ोन चेक करती रहूँगी। इवन व्हेन आई नो दैट मुझे शायद कहीं ना कहीं पता है कि मैंने लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए कोई स्टॉक खरीदा है, बट इन द बैक ऑफ माई हेड आई विल गो एंड कीप ऑन चेकिंग माई फोन। तो कैसे कंट्रोल करा जाए सोच को? देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि देखिए मार्केट्स में मैनिक डिप्रेशन साइकिल्स होते हैं। तो उसमें क्या है, एक पल आप बड़े खुश होते हैं, फिर अगले ही पल आप बड़े दुखी हो जाते हैं।
तो ये जो है ये आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ हो रहा है बेसिकली, और इसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है, ना आपके कहे से वो शेयर बढ़ा है, ना आपके कहने से वो गिरा है, लेकिन आप उसको लेकर के जो है इमोशंस के रोलर कोस्टर पे रहते हैं, तो ये जरूर असर डालता है, लॉन्ग टर्म सैनिटी पर भी असर डालता है। बिल्कुल। आप देखेंगे कि जिनको बाजार में बहुत समय हो जाता है, मेरा अनुभव ये कहता है काफ़ी लोग बड़े सिनिकल से होते हैं। हाँ। तो क्या एक बाजार में उन्होंने बहुत समय बिता लिया होता है, तो मार्केट्स इफेक्ट योर साइकोलॉजी, बट वो डिटैचमेंट ज़रूरी है। तो थोड़ा मेडिटेशन करें, थोड़ा ध्यान करें और इससे थोड़ा डिटैचमेंट क्रिएट करें, तो ये ज़रूरी है, और धीरे धीरे करके विद टाइम वो क्रिएट हो जाता है। फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता, बाजार गिर भी रहा है तो ठीक है, उस समय मोमेंटली आप थोड़े परेशान या एक्साइटेड हो सकते हैं, बट इवेंचुअली एवरीथिंग प्लेज आउट, एंड दैट इज वन शुड थिंक। तो आई कैन टेल कि आपने बिहेवियर को और इमोशंस को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है व्हेन डीलिंग विद प्रयास जारी है। देखिए बहुत मुश्किल काम है ये, जी। और ये पूरी एक तरह की तपस्या, एक साधना है, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई बाजार जो है वो खेल ही सारा इमोशंस का है, अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें सबको पता होती हैं। आजकल यूट्यूब और सोशल मीडिया के युग में कुछ भी ऐसा नहीं है आपसे छुपा रहेगा, सब कुछ सबको पता होता है। उसके बावजूद भी जो रिटर्न्स हैं वो सिर्फ आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ की वजह से आप ला सकते हैं, तो वही चीज़ है जिस पर आपको काम करना है। राइट। एंड आई वाज क्यूरियस, आउटसाइड ऑफ योर होम एंड आई थिंक आपके पोर्टफोलियो अगर हम छोड़ दें, उसके अलावा इफ देयर इज अ मटेरियल थिंग, तो व्हाट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव मटेरियल थिंग दैट यू परचेज्ड? एक्सपेंसिव मटेरियल थिंग, सी आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ गैजेट्स। तो जो चीज़ मैं बड़े शौक से खरीदता हूँ या जिसमें मेरी बड़ी दिलचस्पी रहती है वो है कि गैजेट्स भी क्या है कि जो जैसे अब नोटबुक्स हैं या लैपटॉप है या इस तरह की चीज़ें, तो ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, तो इसको थोड़ा बहुत खरीद लेता हूँ, लेकिन इसमें कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता, और जो भी मैं खरीदता हूँ उसका कोई प्रोडक्टिव यूज़ होता है। दूसरी एक मेरी पुरानी आदत है पेन्स कलेक्ट करने की, तो मैं बचपन से पेन्स कलेक्ट कर रहा हूँ, तो कई सारे मतलब 1000 से ज़्यादा पेन्स मेरे पास हैं, तो धीरे धीरे करके वो एक पोर्टफोलियो पेन्स का हाँ, भी मैं भी वही क्रिएट हो पूछना रहा थी, वो इन्वेस्टमेंट है या वो शौक नहीं क्या देखिए है? वो तो शौक है, और बचपन से है, तो कई सारे पेन्स मेरे पास हैं। जी। एंड इस 25 साल के एक्सपीरियंस को अगर आपको समराइज करना हो एंड हमारी ऑडियंस को एक एक एडवाइस देनी हो, व्हाट वुड यू वांट दैट टू बी? आई थिंक कि बिलीव इन द मार्केट्स, एंड आई थिंक यू शुड रियलाइज कि भाई आप एक सिस्टमैटिक अप्रोच रखें, और अच्छा और बुरा समय आता रहता है, बट इफ़ यू कीप एट इट, आई थिंक जो मेरा तजुर्बा रहा है कि भाई इंडिया की ग्रोथ स्टोरी तो देखिए बड़ी तेज़ी से चल रही है, और अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, कंजम्पशन देखिए किस तरह से हो रहा है, जिस तरह की गाड़ियां आज आपको सड़कों पे दिखती हैं, जिस तरह का लोग शादियां कर रहे हैं, अगर आप किसी एक शादी में जाते हैं ठीक ठाक, तो आप देखते हैं कि किस बड़े पैमाने पर खर्चा हो रहा है, तो कंजम्पशन तो देखिए आसमान छू रहा है। अब इसका किसी ना किसी को तो फ़ायदा होगा ही, जाहिर सी बात। तो अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो इक्विटी मार्केट्स गिव यू दैट अपॉर्चुनिटी, तो उस अपॉर्चुनिटी को पहचानिए और एक सिस्टमैटिक अप्रोच रखिए, रिस्क को ध्यान में रखिए, रिस्क को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो करके करेंगे तो डेफिनेटली आई थिंक लॉट ऑफ मनी इज वेटिंग फॉर यू। Thank you so much. So that was a very refreshing conversation, and thank you for being Thank part you of the so show. much for coming here. Thank you. Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.